नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल कैरियर ग्रोथ में। और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ यूजीसी नेट CSIR नेट में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल। क्योंकि MP सेट की एग्जाम 27 अगस्त को होना है, अभी तक मैं आपको यूनिट नंबर 1 जो टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित है, शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता पर, वो मैं पूरे आपको पढ़ा चुका हूं। अब उसी पर आधारित आज हम प्रश्न हल करेंगे जो विगत वर्षों में आए हैं। तो ये जो प्रश्न हम आज हल करेंगे, इनसे हमको बहुत हद तक एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उन्हें कैसे हल करें। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो पहला जो क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन जो है 40 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से एकदम बोरिंग भी ना हो और आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ भी पाएं। तो आप देखें आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, क्लासरूम इंटरैक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय, यानी कक्षाओं में होने वाली इंटरैक्शंस जो है वो मेनली किससे प्रभावित होती है। तो पहला है स्टूडेंट्स कमिटमेंट, दूसरा है टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट एंड अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशंस। तो आप देखें कि बात किसकी हो रही है, क्लासरूम इंटरैक्शंस की। तो क्लासरूम में मेनली टीचर्स होता है और स्टूडेंट्स होते हैं। तो टीचर तो अकेला होता है, स्टूडेंट्स ज्यादा संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका कोई मतलब नहीं है, अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशंस ये भी यहाँ पर नहीं है। अब हमारे पास केवल दो बचते हैं, स्टूडेंट्स कमिटमेंट एंड टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट। तो नो डाउट स्टूडेंट्स कमिटमेंट जो है वो इंटरैक्शंस को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करता है। तो इसका पहले ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो मेमोरी लेवल्स है टीचिंग में है ना, अलग अलग स्तर थे, वहां पर आप पहले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मेमोरी लेवल में किस पर एम्फेसिस दिया जाता है। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, नंबर 2 है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द फैक्ट्स, फिर है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशंस टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग, फिर है मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, एंड सिक्स्थ है सेग्रेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल कितने 6 के बारे में बात की जा रही है कि इनमें से किन पर प्राइमरी लेवल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में एम्फेसिस दिया जाता है। तो आप देखिए कि कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, हमें वो देखना है, और साथ में हमें ये भी देखना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर होते हैं जो कि आंसर का हिस्सा नहीं है। अगर हम इन दो को एक साथ अप्लाई करते तो बहुत जल्दी हम हमारे आंसर्स पर पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। तो थॉट्स एंड आइडियाज का ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम मेमोरी लेवल्स की बात करें तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी आंसर्स होंगे उसमें 1 पॉइंट्स तो होना ही होना चाहिए। तो आप देखिए कि A B C D, तो इसमें C में आपका जो है 1 फर्स्ट पॉइंट तो शामिल ही नहीं है, इसका मतलब है कि ये आंसर नहीं हो सकता। D में भी आपका पहला वाला शामिल नहीं है, इसका मतलब है आपका ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए कि आपका आंसर A और B में से ही है। तो अब A और B में से आपको ऐसे पॉइंट्स को देखना है कि वो इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखिए सेकेंड नंबर पर क्या आ रहा है, और सीइंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को देखना, और तीसरा है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन। अब फिर आ रहा है आपका देखिए कि मास्टरी, क्रिटिकल थिंकिंग तो खैर है ही नहीं, और ये 4 नंबर इसमें है भी नहीं। अब हमारा आंसर आप देखिए कि 3 नंबर यहां पर भी और 3 नंबर यहां पर भी, तो ऑब्वियसली तीसरा तो आपका है ही, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है। अब आपके पास झगड़ा किस में आ रहा है, सेकंड और फिफ्थ में। तो आप देखिए सेकंड है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप देखना, और पांचवा पॉइंट क्या है, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ द फैक्ट्स। तो भाई मेमोरी लेवल पर जब हम
फैक्ट्स की मास्टरी करेंगे और सीक्वेंसिंग होगा तभी तो वो हमारे काम आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हुआ। फिर आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स इज और आर कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग, यानी इनमें से डायरेक्ट लर्निंग के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देखिए पहला है टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, फिर है आपका सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, फिर है लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स एंड इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन। मतलब विच ऑफ द फॉलो कंट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग, डायरेक्ट लर्निंग में कौन कौन से मेथड्स कंट्रीब्यूट करती है। तो अगेन जो हमने सेकंड वाले क्वेश्चंस को हल करने में जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट हमको यहां लगाना है। तो हमको यहां पर आप देखें कि टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, सिमुलेशंस एंड रोल प्लेइंग डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता है, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, है ना। तो जब हम लेक्चर्स देते हैं विद ऑडियो विजुअल्स या विदाउट ऑडियो विजुअल्स तो डेफिनेटली ये बहुत डायरेक्ट लर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है कि सेकंड पॉइंट तो फिक्स आना ही आना चाहिए। तो आप देखिए कि सेकंड पॉइंट कहां पर आ रहा है, ए में आ रहा है और बी में आ रहा है। इसका मतलब है कि सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्स जो है तो मुक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, तो आप देखिए कि मुक्स जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स वेयर्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप देखिए कि यहाँ पर पांचवा बिंदु जो है ये डायरेक्ट लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अभी रिसेंटली ये है। तो पांचवा, तो आप देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड है। थर्ड क्या है, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, है ना। तो आप देखिए कि पहला वाला जो है ना टीम एंड रोल प्लेइंग, तो टीम एंड रोल प्लेइंग ये जरूरी थोड़ी कि हर जगह टीम एंड रोल प्लेइंग हो ही सही। इसका मतलब है कि वन वाला जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वन को आप बाहर कर देते तब आपके पास बच कौन रहा है, टू, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं कि टू तो आएगा ही आएगा। डायरेक्ट लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम क्लास के अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को रोल प्ले करने के लिए कहते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखता है डायरेक्ट लर्निंग, तो सेकंड तो आएगा ही आएगा। अब फोर्थ जो है, थर्ड क्या है, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, कंफ्यूजन है कि विद और विदाउट, अगर एक ही पे फोकस होता तो हम इस आंसर को भी इसको भी काउंट करते हैं। फिर आ रहा है आपका पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, तो डेफिनेटली डायरेक्ट लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ रहा मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, तो ये भी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए। तो 2, 4 एंड 5 यानी सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स एंड मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक्स, ये मेथड्स टीचिंग की जो है ये डायरेक्ट लर्निंग को कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद आ रहा है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन एडोलसेंट लर्नर विच डिटरमाइंस हिज हर सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट, यानी इनमें से मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है जो एडोलसेंट लर्नर्स के लिए उसकी सोशल और मॉरल डेवलपमेंट को कहना चाहिए कि डिटरमाइन करता है। तो पहला है टेंडेंसी टू बी अवेयर फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स के से अवेयर होने की प्रवृत्ति, कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग, फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, मिक्सिंग अप विद पीयर्स इन द नेबरहुड्स एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, एडोलसेंस की बात कर रहे हैं ना, एडोलसेंट लर्निंग की। तो जब हम टेंडेंसी टू बी अवेयर फ्रॉम पेरेंट्स, हम केवल उसको पेरेंट्स पर ही फोकस करके दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं, वो तो अपने आसपास से भी सीखता है। तो इसका मतलब है कि ये हम छोड़ देंगे, ये आंसर हम नहीं लेंगे। फिर आ रहा है आपका मिक्सिंग अप विद पीयर्स इन द नेबरहुड्स, तो नेबरहुड्स पड़ोसी, तो केवल ये चीज भी नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है वो महसूस करता है लेकिन ये इतना बड़ा सोशल एंड मॉरल वैल्यूज के लिए नहीं है। तो आप देखिए कि कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग, फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, जो वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हैं, हीरो वर्शिपिंग यानी हम एक नायक की पूजा जो करते हैं, तो हम एक नायक में जो वो देखता है
एडोलसेंट छोटा बच्चा, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है बनिस्बत कि नेबरहुड से, क्योंकि नेबरहुड में हो सकता है कि अलग अलग प्रकार के वहां पर आपको नायक और खलनायक दोनों प्रकार के नेबरहुड्स हो सकते हैं, तो वहां से उसको जो है सोशल और मॉरल डेवलपमेंट्स उसका नहीं होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट्स और सोशल डेवलपमेंट्स के लिए उसका कंसर्न जो है हीरो वर्शिपिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? आपका बी आंसर होगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बिलो है ना, below are given two lists in which list 1 specifies the 4 behavior modification techniques while the list 2 indicates their exemplification match the two list। एंड आप देखो कि हमको लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलाना है, तो यहां पर भी हमें कोई एक ऐसी चीज समझ में आ जाए जिसको हमें याद है, तो बहुत आसानी से अगर हम उसको कर सकते हैं तो फिर हम आंसर्स तक बहुत सरलता से पहुंच सकते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज, तो आप देखिए कि रिपीटेशंस जो हो रहा है, आप ए में देखें तो 1 2 3 4 3, फिर बी में 2 1 3 1, यानी बी में आप देखो एक एक रिपीट हो रहा है। डी में आप देखिए 4 4 4 3 बार आ रहा, तो पहले हम डी को ही देखें कि क्या डी क्या हो सकता है। तो आप देखो डी क्या है? एक्सटिंक्शन। और एक्स में दे रखा है कि द बिहेवियर इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, तो ये है ही नहीं। इसका मतलब है कि जिसमें आपका डी 4 में आ रहा वो तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो सी। तो अब हम देखते हैं कि वाकई ये आंसर है कि नहीं है। तो आप देखिए कि ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? द बिहेवियर इंक्रीजेस इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, बिल्कुल करेक्ट। ये इसके साथ, ये हमारा ए के साथ 4 मैच हो गया। फिर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जस्ट इसका अपोजिट होगा, द बिहेवियर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो रीइंफोर्समेंट में से कोई एक भी आपको क्लियर है तो सेकंड अपने आप हो जाएगा। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस से होता है, लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जस्ट ये रिमूवल हो जाएगा। तो बी का करेक्ट क्या होगा? 3। तो आप देखो ए, ये जो सी है ये आपका आ गया। अब बाकी को मैच करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आप अगर मैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पनिशमेंट है ना, तो पनिशमेंट का क्या है? पेनफुल और एवर्सिव स्टिमुलस इन प्रेजेंटेड टू स्टॉप द ऑकरेंस ऑफ बिहेवियर। तो बिल्कुल पनिशमेंट का मतलब ही है कि हम उसको कुछ सजा आदि देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम उसके बिहेवियर जो आ रहा है उसको स्टॉप करना चाहते हैं। फिर एक्सटिंक्शन, तो विड्रॉवल ऑफ प्रेजेंट स्टिमुलस ऑफ एप्लीकेशन एंड एवर्सिव स्टिमुलस टू स्टॉप द बिहेवियर। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। और ये पनिशमेंट आपका यहां से इसमें आ गया, और ये एक्सटिंक्शन ये, तो इस तरीके से का ये 5वें का आंसर हुआ। फिर आप देखिए छठा भी बिल्कुल इसी टाइप से है। मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स को आपको लर्निंग टेक्निक से एसोसिएट करना है कि कौन सी टीचिंग स्किल्स किस लर्निंग टेक्निक से आप एसोसिएट करेंगे। तो अगेन यहां पर भी वही चीज है, किसी एक को आप पहले करेक्ट आप जो जानते हैं वो पकड़ लें तो आपका बहुत आसानी। पहले ही वाला है कि एलैबोरेटिव इंटरोगेशन है ना, एलैबोरेटिव बहुत विस्तार से एलैबोरेट करना। तो एलैबोरेट करना, तो देखो एलैबोरेट करने में मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो ये तो है ही नहीं, कहीं से कहीं था। तो ए में 1 आ रहा हो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आपका बी भी आंसर नहीं है। फिर आ रहा है एलैबोरेटिव इंटरोगेशन का मतलब है एक्सप्लेनिंग व्हाट इज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जांपल प्रॉब्लम मींस टू। नहीं, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ये भी आंसर नहीं है। तब आपके पास दो ही चीजें होती हैं। तो एलैबोरेटिव इंटरोगेशन, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। नो। फिर है आंसरिंग व्हाई अ फैक्ट इज ट्रू। तो यही तो इसका है कि एलैबोरेट करना। तो हम इसमें क्या करते हैं? एनालाइज, आंसरिंग करते हैं कि एक फैक्ट क्यों ट्रू है, हम उसको विस्तार में समझाते हैं, एलैबोरेट करते हैं। तो एलैबोरेट करते हैं, तो ये आपका यहीं से आपका, तो अब यही हो गया। सपोज करो अब आपके पास ऐसा नहीं था, आपको ये एक कंफ्यूजन था, तो हम किसी दूसरे से पकड़ते हैं। तो प्रैक्टिस टीचिंग है ना, तो प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब क्या है? तो
तो प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब क्या होगा ये अब आपको देखना है। तो प्रैक्टिस टीचिंग में मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो बी में जहां पर आपका एक आ रहा वो आंसर होगा ही नहीं, तो आप देखो बी में यहाँ एक आ रहा तो ये आंसर है ही नहीं। अब प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब क्या है, एक्सप्लेनिंग व्हाट इज एक्शन, नहीं प्रैक्टिस का मतलब ही क्या है, टेस्ट करना योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ट्राइंग टू लर्न, तो बी का क्या आएगा 3, तो बी का 3 यही है। इसका मतलब है कि छठे का आंसर क्या हो गया आपका ए। तो इस तरीके से ये इसका आंसर ए है। अब आता है 7th, in the age of 4 Vedas, है ना, students were admitted to the Vedic schools after the। अब आप देखो कि वैदिक काल की ये बात कर रहा है और ये कह रहा है कि वैदिक काल में किसके बाद जो है, किस उम्र के बाद, यानी इन द एज ऑफ 4 वेदास, यानी 4 वेदों का जो युग था, तो उसमें बच्चा जो है वो किस संस्कार के बाद जो है वहां पर जाता था। तो आप देखिए उपनयन संस्कार है, उष्ट्रजन संस्कार है, शतपथ सेरेमनी है और धनुर्विद्या सेरेमनी। तो आप देखो धनुर्विद्या का तो इससे कोई लेना देना नहीं। अब ये जो दो हैं ये भी इससे संबंधित नहीं है, बहुत बेसिक सा उपनयन संस्कार होता है और उपनयन संस्कार के पश्चात जो है बच्चा स्कूल जाता है। तो ये आपका सही उत्तर है। बाकी आप इन सेरेमनीज के बारे में अलग से मेरे वीडियोस में भी जानकारी ले सकते हैं, वहां पर डिटेल मिल जाएगा। तो ये था। अब है 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन ए कोर्स ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन के दौरान, है ना, लर्नर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रभावित करता है। विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विल इन्फ्लुएंस पर्सपेक्टिव इन ए कोर्स ऑफ स्टडी। तो लर्नर्स कमिटमेंट, ये हमें देखना है। फिर है पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, फिर है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, फिर है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, फिर फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो अब हम आपको आप देखिए कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन्फ्लुएंस्ड होता है किस चीज से होता है। तो फैमिली साइज से लर्नर का कोई लेना देना नहीं, भाई फैमिली की साइज छोटी हो बड़ी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जिसमें भी 5वां है वो तो हमारा आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब है डी हमारा बाहर हो गया, सी भी हमारा बाहर हो गया। अब हमारे पास यहां पर आप देखो कि 1 तो 1 पे हमको फोकस नहीं करना। 1 तो आप मतलब ये कि लर्नर कमिटमेंट तो होना ही चाहिए और वैसे ये बात भी सही है। तो ये यहाँ पर हमारा पहला तो वैसे भी आ गया था, है ना। अब आपका आ रहा है कि पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर। अब यहाँ पर डाउट्स आ रहा है। तो अब आप देखो कि 2 नंबर यहाँ है और 2 नंबर यहाँ नहीं, और इसकी जगह यहाँ पर क्या आ गया 4। तो अब आप देखो कि 1 और 3 तो हमारा आंसर है ही। अब हमको क्या करना है, 2 और 4 में डिसाइड करना है कि 2 और 4 में किसको हम वेटेज दें। तो दूसरा कह रहा है कि पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर, लर्नर में पेरेंट्स की यानी अभिभावक का इंटरेस्ट कितना है। और चौथा है स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न एरिया, कंसर्न एरिया में लर्नर की स्किल्स। तो भैया पेरेंट्स से क्या लेना देना हमको, पेरेंट्स ठीक है वो इंपोर्टेंट हो सकता है, लेकिन जब हम लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो कि स्टडी के दौरान उसको प्रभावित करेगा, तो डेफिनेटली उसकी स्किल्स प्रभावित करेगी, पेरेंट्स का इंटरेस्ट थोड़ी ना प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर से बाहर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ए। तो 1, 3 एंड 4 ये हमारे आंसर्स होंगे। अब अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching, है ना। इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो डायरेक्ट लर्निंग से एसोसिएट है। आप देखो पहले भी एक डायरेक्ट लर्निंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, उदाहरण और ये सारी चीजें उसको प्रस्तुत करना, तो उदाहरण हम देते हैं। फिर है प्रोमोटिंग इंक्वायरी, उसको इंक्वायरी के लिए प्रमोट करना, जानने की उसमें इच्छा होना। फिर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना। गिविंग रिव्यू एंड रिकैप्चुलेशन। फिर है ऑफरिंग प्रैक्टिसेस एंड फीडबैक। फिर है प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आप देखो यहां पर सबसे पहली चीज है प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो जब हम अगर उदाहरण और उसकी व्याख्या, उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत डायरेक्ट टीचिंग को बहुत ज्यादा कहना चाहिए उससे एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है कि जिसमें 1
एन पार्ट है आंसर का, वही हमारा आंसर बनेगा। तो आप देखिए कि बी और डी जो है ये सीधे सीधे अब हमारे बाहर हो गए। अब हमारे पास ए और सी में से ही आंसर है। तो अब आप देखो कि 1 तो इसमें है ही, दोनों में है। अब 2 एंड 3, 4 एंड 5, तो हम किसी एक को भी अगर इसमें से पॉइंट आउट कर देंगे तो हम करेक्ट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो आप देखो कि ये कह रहा है प्रमोटिंग इंक्वायरी। प्रमोटिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी को प्रमोट करने का डायरेक्ट टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हर एक प्रकार की टीचिंग में प्रमोट करना ही चाहिए इंक्वायरी, लेकिन उससे हम ये कहें कि यही है तो ये नहीं। फिर है फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना, तो डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएट थोड़ी ना है। मतलब आप खुद देखिए कि आप जब डायरेक्ट टीचिंग कर रहे हो तो आप सीधे सीधे फोकस कॉन्सेप्ट पर ही थोड़ी फोकस करेंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, रिव्यू करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। तो सी में कौन कौन से आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर आपका 4 आ रहा है और फिर आपका 5 आ रहा है। तो ध्यान रखिए ये पेपर्स को जब आप सॉल्व करते तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एज इट इज ही आ जाएगा, क्वेश्चन आपके ये प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो आपको आगे हल करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आप देखिए कि डायरेक्ट टीचिंग एसोसिएटेड में क्या होता है आपका, प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, गिविंग, रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन। और 5 है आपका ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक्स। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is an online storehouse, an online storehouse for all academic awards like certificates, diplomas, degrees, marksheet, etc. तो देखिए मेरे को तो इसका करेक्ट आंसर पता है, लेकिन आप इसमें एक क्वेश्चन हल ना करें, आप इससे 4 क्वेश्चन हल करेंगे। कैसे, आप देखिए कि पहला ऑप्शन है स्वयं। तो स्वयं पोर्टल जो है वो मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है ना। तो यहां पर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स उसको क्या लेना देना है ना, वो सर्टिफिकेट देगा करेगा, लेकिन वो मेनली उसका पर्पस क्या है, केवल आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, तो डिजिटल लाइब्रेरी में आपके क्या है, आपकी जो सारी चीजें हैं वो फॉर्मेट्स, आपके लाइब्रेरीज जो हैं, बुक्स हैं जो डिजिटल फॉर्मेट्स अवेलेबल है। नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी ये भी, लेकिन आप देखिए कि नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मतलब आप डिपॉजिट करेंगे उसमें, क्या डिपॉजिट करेंगे, आपके एकेडमिक से रिलेटेड चीजें। तो एकेडमिक से रिलेटेड मतलब कि आपके डिप्लोमास हो गए, आपके डिग्रीज हो गए, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके मार्कशीट्स हो गई, तो ऑल आर दी योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप कहां डिपॉजिट कर सकते हैं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में। तो इसलिए 10th का करेक्ट आंसर क्या है, डी। फिर आता है which of the following is a non-conventional learning program in higher education। हायर एजुकेशन में ये निम्न में से कौन सा जो है वो नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल का मतलब है जो परंपरागत चला आ रहा है, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो बिल्कुल नया है। तो आप देखें ये सब सेमिनार पहले भी होते थे, ट्यूटर क्लास पहले भी होती थी, फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग पहले भी होता था, लेकिन पहले क्या स्वयं था, नहीं था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्वयं। तो स्वयं पोर्टल, आगे इसका डिटेल्स मैंने ऑलरेडी उसमें बता रखा है, स्वयं का फुल फॉर्म और ये सब चीजें वहां से आप देख सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल, तो स्वयं जो है ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है हायर एजुकेशन में, बाकी सब जो है वो कन्वेंशनल है। फिर है who developed the theory of multiple intelligence। ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, है ना। इसको हम बोलते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये आपका 12 क्वेश्चंस हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। इनमें से कौन जो है वो सामयिक बुद्धि, यानी जो हमारा लर्नर जो है उसकी सामयिक बुद्धि को डिस्क्राइब करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा मैंने कहा आपको 2 चीजें देखना है, एक तो ये कि जो आंसर हो सकता है वो आप पता कर लें, या जो आंसर नहीं हो सकता है वो पता कर लें। तो आप देखें अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल इन योर ओन। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है भाई। अपने खुद के इमोशंस और अन्य के इमोशंस दोनों को समझने की क्षमता होगी तभी तो हम उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसका मतलब है कि बी और डी तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 1 नंबर है ही नहीं। अब आप देखिए जब हम यहां पर आते तो 1A में भी और C में भी है।
अब आप देखो कि 4 6 2 3, तो अब हम 2 पर देखें, एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली। भाई एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, अपने आप को खुद को बहुत शक्तिशाली या स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना, तो ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तभी आप कर पाओगे, ये इसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन यही आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करे ऐसा नहीं है। फिर भी हम देखते हैं भाई 2 नंबर। अब आप देखो तीसरा, तो तीसरा क्या है, बीइंग रैशनल इन थिंकिंग। तो रैशनल इन थिंकिंग होना एक अलग बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना एक अलग बात है। इसका मतलब है कि सी आपका आंसर नहीं है। तो आप देखिए 4, तो 4 नंबर क्या कह रहा है, एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन। बिल्कुल यही तो बुद्धिमत्ता का काम है कि भाई सिचुएशन या स्थिति के अनुसार इमोशंस को, संवेगों को क्या करना, एडजस्ट करना, समंचित करना। बिल्कुल सही है। और फिर इसमें छठा आ रहा है, तो आप देखिए एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स एज दे आर, दूसरों को एज इट इज स्वीकार करना जैसे वो हैं। ऐसा थोड़ी कि आप अपनी इच्छाओं को उनको थोप देंगे। तो इसका मतलब है 1 4 and 6। और बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म, तो ये इमोशंस का किसी कोई लेना देना। तो आप देखें कि इमोशन इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ अदर पीपल्स इन योर ओन, है ना, एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन एंड एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर, बाकी के लोग जैसे हैं वैसे उसी रूप में उन्हें स्वीकार करना। तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस 13 का ए। अब 14 में आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग को कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है? पहला है, टीचर फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। ये इंक्लूसिव थोड़ी ना है भैया, ऑलरेडी जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है उनको आप फैसिलिटी दे रहे हो, तो ये इंक्लूसिव नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फिर टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ वीक स्टूडेंट्स, आप केवल वीक पर ही ध्यान दे रहे हो, तो इसका मतलब ये भी इंक्लूसिव नहीं है, आप बाकी को क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। पहले में आप क्या कर रहे हो, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज दे रहे हो, सेकंड में आप वीक को दे रहे हो। फिर टीचर टेक सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू मेक देम लर्न, तो भैया ये तो है, ये तो सभी के लिए है, वो कमजोर हो के कोई भी हो, उसमें नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंक्लूसिव टीचिंग का उदाहरण नहीं है ये। फिर टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू लर्न टुगेदर इन द सेम क्लास। यस, यानी एक टीचर की इंक्लूसिव टीचिंग कब होती है, जब वो डिफरेंट बैकग्राउंड के लर्नर्स को सेम क्लास में लर्निंग के लिए क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। तो 14 का आंसर हो गया हमारा डी। अब आते हैं 15 क्वेश्चंस में। अगेन आप देखिए 15 क्वेश्चन वैसा ही है कि एक सही पकड़ ले हम तो बहुत आसान काम हो जाता है। आप देखें, टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी मेट। यानी अगर हम डिस्कशन मेथड को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग के लिए या टीचिंग इफेक्टिवली, हमारी मेथड्स कौन सी है, डिस्कशन मेथड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेड, तो निम्न में से कौन सी स्थिति मैच करनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो टॉपिक भी इजी, भाई टॉपिक इजी होगा तो डिस्कशन कर भी लेंगे तो उससे आपकी क्या टीचिंग कोई इफेक्टिवली टीचिंग थोड़ी ना हुई। तो टॉपिक इजी होना है, नहीं नहीं ये कोई बात ही नहीं हुई, तो इसका मतलब ये तो आंसर में होना ही नहीं चाहिए। तो ये किस किस में है उसको आप सीधे सीधे काट के बाहर कर दो, तो ये बी आपका कट के बाहर हो गया, आपका सी भी कट के बाहर हो गया। तो डिस्कशन मेथड में इफेक्टिव टीचिंग के लिए टॉपिक इजी नहीं होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टॉपिक टफ होना चाहिए, लेकिन इजी तो नहीं होना चाहिए। फिर है टॉपिक टू बी क्लियर्ड इन एडवांस, तो टॉपिक को पहले से एडवांस में क्या कर देना चाहिए, समझा देना चाहिए, बिल्कुल समझाना चाहिए। अगर आप टॉपिक ही नहीं समझाओगे स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आएगा तो वो डिस्कशन कैसे करेंगे। तो आप देखिए कि यहां पर बी और ए और डी में, तो इसमें 2 नंबर शामिल है, इसमें 2 नंबर शामिल नहीं है। इसका मतलब ये आंसर तो यही बनेगा, लेकिन फिर भी हम अब आप देखो कि 3 और 5, तो आप देखिए 3 और 5, तो 3 और 5 इसमें दोनों में कॉमन थे, लेकिन 4 और 2 का अंतर है। तो चौथा हम देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 टीचर। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि इफेक्टिव टीचिंग है तो एक सिंगल टीचर भी क्लास के अंदर कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 या 4 टीचर डिस्कशन आप करना, एक सिंगल टीचर भी अगर टॉपिक को पहले से एडवांस में क्लियर कर दिया है,
टॉपिक कॉमन इंटरेस्ट का है ना, और लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इफेक्टिवली होगा। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब हम आते हैं 16 पर। तो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर्स, यानी इफेक्टिव टीचिंग के जो बिहेवियर्स दे रखे हैं, व्यवहार दे रखे हैं, तो इन व्यवहार में से आपको क्या करना है, जो की बिहेवियर्स हैं, कौन से की बिहेवियर्स कहलाते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 6 है। मैं अभी स्क्रीन को पूरा खोल ही नहीं रहा हूं, आप भी इसमें सोचिए कि किसको हम यहां पर लें। तो आप देखें, पहला क्या है, डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स, है ना। पहला क्या आ रहा है आपका कि डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू द ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के लिए आपको क्या करना है कि बिहेवियर क्या है। तो वास्तव में डायरेक्ट ऑडिबल होना ही चाहिए, ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स होना चाहिए, तभी तो आपका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर होगा, है ना। अगर आप डायरेक्ट ऑडिबल नहीं है, आपकी ओरल डिलीवरी सभी स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट तो सभी आंसर में आना ही आना चाहिए। तो जिसमें ये 1 वाला पॉइंट नहीं होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने एक की पॉइंट पकड़ लिया। तो अब आप देखें दूसरा क्या कह रहा है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट ऑन एन आंसर, स्टूडेंट्स को एलैबोरेट आंसर्स देने के लिए क्या करना, एनकरेज करना। तो एनकरेज करना एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये है या नहीं, अब हम इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम एक चीज पर तो कंसर्न हमारा हो गया कि 1 पॉइंट तो हमारा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। फिर तीसरा क्या है, वार्मिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद लर्नर्स। ना 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 ना, ये कोई बहुत वो चीज नहीं है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। तो ये आंसर में 1 भी नहीं होना चाहिए और 3rd नंबर भी नहीं होना चाहिए। वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यस, ये तो होना ही होना चाहिए, तभी तो आपका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर होगा। तो 4 नंबर तो आना ही आना चाहिए। फिर है प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद मिनिमम क्लास डिसरप्शन, है ना। प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर यानी जो क्लास के अंदर मिसबिहेवियर होता है उसको प्रिवेंट करना, और मिनिमम क्लास डिसरप्शन, क्लास को कम से कम, बिल्कुल सही है, ये इफेक्टिव टीचिंग में यानी ये भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम एंड समराइजिंग व्हाट हैज गॉन बिफोर, ना ना ना, इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट जरूर, लेकिन इफेक्टिव टीचिंग के लिए नहीं। मतलब हमारे आंसर्स में 1 होना नहीं चाहिए और 4 और 5 में से कोई एक पॉइंट तो होना ही होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को छोटा कर दूं ताकि ये समझ में आ जाए। तो आप देखें यहां पर ए जो ऑप्शन है उसमें 1 आ रहा है और बी ऑप्शन में 1 आ रहा है, सी और डी में 1 नहीं है, इसका मतलब सी और डी हमारा आंसर नहीं है। अब आप देखो कि 1 शामिल नहीं है ना, हमने क्या कहा कि ये जो है डायरेक्ट ऑडिबल ओरल डिलीवरी ये होना ही चाहिए, ये हमने माना है ना, और हाँ मानने के लिए कहा था ना हमने। और दूसरा हमारा क्या था कि चौथा और पांचवा शामिल होना चाहिए। तो चौथा और पांचवा तो आप देखिए 4 और 5 इसमें शामिल है, इसमें तो 4 और 5 भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए विल बी द आंसर। 1, 4 एंड 5 यानी ऑडिबल टू एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट्स, ये तो हमारा एनकरेजिंग ये था नहीं, ये हमारा 16 का ए हो गया। आप इन निशान पर मत जाइए क्योंकि मैं कहीं कहीं वो क्रॉस करने में ध्यान रखूंगा, रेड से यूज करूंगा मैं। पेन को देखते हैं भैया, पेन कहाँ से आएगा, नहीं ये हमारा पेन,
बार बार पेन को गला लिखते हैं, राइट। फिर है क्वेश्चन 17। तो 17 क्या कह रहा है? इन ए क्लासरूम सिचुएशन ए टीचर ऑर्गेनाइजेज ग्रुप डिस्कशन टू हेल्प अराइव एट solution of a problem in terms of model of communication used, it will be called, है ना। आप देखिए कि क्लासरूम सिचुएशन में टीचर क्या कर रहा है? समूह परिचर्चा कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है। काय के लिए कर रहा है? टू हेल्प अराइव ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मॉडल of communication used, it will be called. So definitely it is not the linear model, horizontal model नहीं है, इंटरेक्शन मॉडल भी नहीं है, क्योंकि इंटरेक्शन तो सभी में रिक्वायर होता है। तो यहाँ तो वो ग्रुप डिस्कशंस की बात कर रहा था। दिस इज द ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल इसका आंसर है। अब when the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources and effort on the part of teacher and more initiative for self-learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately? And when the learning outcomes of students are ensured with employment of less resources, कम संसाधन है, एंड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ ए टीचर, और टीचर के पार्ट पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, मोर इनिशिएटिव फॉर सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के लिए ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डिस्क्राइब द टीचर मोस्ट अप्रोप्रिएटली? तो इनमें से किस टीचर्स को हम क्या कहेंगे? तो टीचर इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल तो होना एक अलग बात है। टीचर इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का इससे कोई लेना देना नहीं भाई। टीचर इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। टीचर इज प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल होगा तो भैया रिसोर्सेस कम है तो ठीक है, तो वो टीचर क्या होगा? इफेक्टिव। टीचर इज इफेक्टिव जब वो लेस रिसोर्सेस में अपने एफर्ट्स लगा रहा है और मोर इनिशिएटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टीचर इज इफेक्टिव। फिर आता है आपका पीयर ग्रुप इंटरैक्शन इन ए क्लासरूम हेल्प्स इन नंबर 1 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन ऑफ वंस अंडरस्टैंडिंग। भाई रियलाइजेशन ऑफ वंस अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो एक की अंडरस्टैंडिंग है तो इंटरेक्शन का क्या लेना देना। रैपिड बिल्डिंग नहीं, क्वेश्चनियर नहीं, एक ही चीज है कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होती है जब ग्रुप में इंटरेक्शन होता है। तो उसके बाद है लिसनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर। टीचर के लिए सुनना महत्वपूर्ण है। टू गेन नॉलेज नहीं, टू कीप द लर्नर इन गुड ह्यूमर नहीं, टू इवेल्युएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मेड ना, एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर। सही बात है कि टीचर सुनेगा तभी तो लर्नर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस कर पाएगा। तो इनका गेन नॉलेज, गुड ह्यूमर, इससे कोई लेना देना नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है अगेन आप देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, पहले भी आ चुका है इंक्लूसिव पर, नहीं ना। अब अगेन आप देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लाइज ensuring learning outcomes of every child to be the same। अरे ये कैसे हो सकता है भाई कि सभी के लिए एक जैसा आउटकम आ जाए? नहीं, आ ही नहीं सकता है। तो ये इंक्लूसिव इससे कोई लेना देना नहीं, ये तो रिजल्ट है। इंक्लूडिंग द डिसेबल्ड इन द मेन स्ट्रीम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसेबल्ड को इंक्लूड करने से उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन थोड़े ना बोल सकते हैं। प्रोवाइड्स कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 4। अरे भाई 14 साल से कम को शिक्षा देना है तो राइट टू एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, इसका इंक्लूसिव एजुकेशन से क्या लेना देना है। एंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन। शिक्षा में कोई भी, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो एडवांस लर्नर हो, चाहे वो डिप्रिव्ड क्लास का हो या डिसेबल्ड हो, हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है। उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, डिसेबल्ड से कोई लेना देना नहीं है, आउटकम सबके एक जैसे हो या नहीं। इसलिए 21 का आंसर क्या हो गया आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इंप्लाइज यूज ऑफ वंस।
रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस implies यूज ऑफ वंस, तो कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, ऑन कॉग्निशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। नहीं, रिफ्लेक्टिव में रीइंफोर्समेंट का कोई मतलब ही नहीं है, तो डी आपका सीधे सीधे बाहर हो गया। ओनली कॉग्निशन, नहीं, तो अगर कॉग्निशन इज नॉट द पार्ट ऑफ योर आंसर तो देन ये मेटाकॉग्निशन, ऑन कॉग्निशन ये भी नहीं, केवल एक ही बचा आपका मेटाकॉग्निशन। तो ये आपका 22 का आंसर होगा बी। 23rd, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म RGB, है ना, RGB टर्म का क्या अर्थ है? तो यहां पर ध्यान रखें, RGB वीडियो कंप्रेशन, ऑडियो वीडियो में जब हम ऑडियो वीडियो विजुअल्स की बात करते हैं ना तो कलर आते हैं, वीडियो मींस कलर, तो पिक्चर्स में RGB, तो RGB जो है वो कलर कोड है और इसका मतलब सिंपल सा रेड ग्रीन ब्लू होता है, ब्लैक कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखें RGB में। तो आपका ब्लैक होने से ये दो बाहर हो गए, और G फॉर ग्रे नहीं होता, G फॉर ग्रीन होता है, तो आपके पास दो ही चीजें हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। वैसे भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वीडियो में या प्रिंटिंग में RGB का मतलब ही रेड ग्रीन ब्लू होता है ना। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स? निम्न में से कौन सा जो है हाई ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स है? तो आप देखें, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस, ठीक है, अच्छी बात है, होता ही है तो लर्निंग में। लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस, ये भी होता है। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शन, आप देखें कॉन्सेप्ट्स की लर्निंग और उसमें एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त भाग तक पहुंचना, यही तो हाई ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम्स होता है। लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग, ये भी नहीं है, मतलब डी आपका नहीं है, बी नहीं है, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज द सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 25, इंस्ट्रक्शंस व्हिच एनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शंस थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड, है ना। जब लाइव पार्टिसिपेशन होता है और लाइव इंटरेक्शंस होता है ऑनलाइन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनमस इंस्ट्रक्शन। एसिंक्रोनस तो हो ही नहीं सकता है ना। सिंक्रोनाइज्ड मतलब कि एक तारतम्य में एक साथ होना, समंजित होना, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये वाला तो आपका दो तो किसी संभव नहीं है ना। तो सिंक्रोनस, तुल्यकाली, ऐसा होता है ना, सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, तुल्यकाली उपग्रह, तो यहाँ पर इसी का है तुल्यकाली इंस्ट्रक्शन, मतलब एट द सेम टाइम, उसमें कोई टाइम डिले नहीं है, कोई टाइम लैगिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज द सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। फिर आता है 26, अगेन वही इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए कि बहुत इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन प्लान? इवैल्यूएशन प्लान के तत्व कौन कौन से हैं, है ना। मूल्यांकन के तत्व कौन है? मूल्यांकन पद्धति या योजना की जब आप बात करते हैं तो अगेन हमको इसमें ये देखना है कि कोई एक चीज जो आंसर में होनी ही चाहिए। उद्देश्य, पर्पस, तो डेफिनेट भाई इवैल्यूएशन किया ही क्यों जाता है? उद्देश्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जिसमें वन आंसर है वही हमारा आंसर बन सकता है, तो हमारा आंसर ए हो सकता है, हमारा आंसर डी भी हो सकता है, पर बी और सी तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। तो अब हमको देखना है कि ए और डी में कौन है। तो आप देखो कि तीन दोनों में शामिल है, तो लड़ाई कहां पे आ रही है? दो पे। तो रिसोर्सेस, तो भाई इवैल्यूएशन करने के लिए रिसोर्सेस की तो आवश्यकता होती ही होती है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका आ गया डी। तो एलिमेंट्स ऑफ द इवैल्यूएशन प्लान में पर्पस होगा आपके पास, और इवैल्यूएशन करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, उसके बाद फिर आप एनालिसिस करेंगे। फिर है which of the following is the key behavior contributing to effective teaching? आप देखो इफेक्टिव टीचिंग को कंट्रीब्यूट करने के लिए पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, फिर वापस ये आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट मोड में आ गया। लेकिन आप देखो कि अगर आपने इफेक्टिव टीचिंग के की बिहेवियर पॉइंट्स पढ़ रखे तो बहुत आसानी। समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ने बोला उसको आप समराइज कर रहे हैं, तो ये इफेक्टिव टीचिंग थोड़ी ना हुई, स्टूडेंट तो क्लास में कुछ भी बोल देगा। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एलैबोरेट ऑन एन आंसर, आंसर के लिए एलिब्रेट करना, तो भाई वो आंसर उसने जो भी बोला है तो वो आपकी इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है। यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, ये ठीक है,
होना चाहिए। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, बिल्कुल तार्किक रूप से चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना किसी कॉन्सेप्ट को, तो यही तो इफेक्टिव टीचिंग है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? डी। फिर आता है आपका 28, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन focuses on the identification of deficiencies and difficulties of the learner, यानी निम्न में से किस प्रकार के इवेल्युएशन सिस्टम में या टाइप में फोकस किया जाता है, किस पर? लर्नर की डेफिशिएंसी और उसके सामने आने वाली डिफिकल्टीज को, है ना। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास 4, समेटिव इवेल्युएशन, फॉलो अप इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्राइटेरियन। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हम डेफिशिएंसीज, डिफिकल्टीज और इवेल्युएशन का उद्देश्य क्या है कि हम उसको इवेल्युएट, एनालाइज कर सकें। तो वो हम पूरा अच्छे से डायग्नोस्टिक जब करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर डेफिशिएंसीज और डिफिकल्टीज तभी आएंगे ना जब आप उसका क्या करोगे? डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करोगे। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फिर आता है 29, in which method of arriving at knowledge the emphasis is on both proceedings from particular to general and from general to particular in a combined way. Which method of arriving at knowledge, knowledge तक पहुंचने की कौन सी मेथड दोनों बातों पर emphasis करती है? कौन सी दोनों बातों पर? from particular to general and from general to particular, विशेष से सामान्य और सामान्य से विशेष स्थिति। तो इंडक्टिव मेथड नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। डिडक्टिव, निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों नहीं है। एनालॉजिकल नहीं, तो एक ही चीज बच रही, साइंटिफिक मेथड, है ना, वैज्ञानिक पद्धति। देखिए वैज्ञानिक पद्धति में ही सबके लिए वो एक जैसा होता है ना। हम बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है? जो मेरे लिए सही वो सबके लिए सही है। तो मेरे लिए सही है मतलब ये पर्टिकुलर हो गया, सबके लिए सही है मतलब कि जनरल हो गया। फिर हम कहें कि सबके लिए सही है मतलब जनरल हो गया, वो मेरे लिए सही है मतलब कि पर्टिकुलर हो गया। तो जनरल टू पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर टू जनरल का कॉम्बिनेशन जो होता है, एम्फेसिस जो होता है, वो कौन सी मेथड्स में होता है? साइंटिफिक मेथड्स में होता है। 31 है, cone of experience related to teaching learning was suggested by, निम्न में से, सॉरी 30वां छूट गया ना, ज्ञानवाणी लॉन्च्ड बाय, है ना, ज्ञानवाणी ये एक आकाशवाणी का चैनल है, लॉन्च्ड बाय इग्नू टू कवर एजुकेशनल नीड्स ऑफ इंडिया, रेफर टू एजुकेशनल एफएम रेडियो। आप देखो ना, ज्ञानवाणी, आकाशवाणी, तो ये सीधे सीधे क्या है? टीवी चैनल से तो कोई मतलब ही नहीं, दूरदर्शन आता है उसमें, है ना। तो ये इसका करेक्ट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क। फिर आता है आपका ये 30 हो गया। 31, cone of experience related to teaching learning was suggested by, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड है, तो इटगर डेल ये इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आज हमने 31 क्वेश्चंस किए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो लगातार आप मेरी इन वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि आप जो है 27 अगस्त की एमपीसेट परीक्षा में सफल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।